श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए सारी व्यवस्था होगी चाक चौबंद। सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था करने के दिए गए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री धामी कार्यकर्ताओं को बांट सकते हैं दायित्व। कार्यकर्ताओं की सूची की जा रही है तैयार। होली से पहले दायित्व आवंटन की जताई गई है उम्मीद। चमोली के जिलाधिकारी ने भूदसाव से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। परिवार को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के दिए निर्देश। डीएम ने प्रभावित लोगों से मिलकर दी सांत्वना। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है गढ़वाल दौरे पर। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया उनका स्वागत। पूर्व सीएम ने वाण स्थित लाटू धाम में की पूजा अर्चना। जनता से भी किया सीधा संवाद। और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ने सड़कों का किया औचक निरीक्षण। सड़कों की गुणवत्ता देख हुए नाराज। पेमेंट रोकने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों के बीच। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की अगर बात करें, समिति के अध्यक्ष अजय की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और साथ ही समीक्षा की गई है। और अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन के लिए जिस स्तर पर जो भी व्यवस्था और तैयारियां की जा रही है, वह सभी व्यवस्थाएं 15 अप्रैल से पहले की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश देते हुए कहा है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में बर्फ हटाने का कार्य अब त्वरित गति से शुरू किया जाए और जो भी मार्ग क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि यात्रा व्यवस्थाओं को संपादित कराने के लिए तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए ताकि यात्रा व्यवस्था को संचालित करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए उचित पार्किंग और यातायात प्लान बनाकर तैयार भी कर लिया जाए। साथ ही केदारनाथ धाम सहित यात्रा मार्ग में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था और संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों के लिए उचित पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि कुछ ही दिनों में अब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग अब केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। तो किसी भी तरह की यात्रा मार्ग में किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस कारण से ये निर्देश जो है, ज़रूरी निर्देश वो अब दिए जा रहे हैं। क्योंकि सारी समस्याएं और कोई भी व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई परेशानी यात्रियों को ना हो, जिससे कि उत्तराखंड में एक भी तरीके का जो है बात निकल कर सामने आए। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में जब यात्रियों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और अब ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो ट्रिपल हो सकती है, ये ऐसा अनुमान यहाँ लगाया गया है। इस बार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का दायित्व जल्द ही बांट सकते हैं। जी हां, दायित्व बंटवारे के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची अब तैयार कर ली गई है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये कहा है कि सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाने वाली है। उन्होंने होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद भी जताई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी नेताओं का सरकार में दायित्व को लेकर काफी होमवर्क हो चुका है। संगठन के स्तर पर उनकी इस संदर्भ में कई बार बातचीत भी हो चुकी है और मुख्यमंत्री धामी से भी उनकी इस संबंध में 1-2 दौरे की बातचीत भी हुई है। कल मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे से देहरादून भी आ रहे हैं और इस दौरान उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हुई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार में पार्टी नेताओं का दायित्व वितरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर कानून, नकल विरोधी कानून आया है। युवाओं का विश्वास से बड़ा है और अभी तक जो प्रतिभाएं कुंठित होती थी उनके अंदर विश्वास जागृत हुआ है। और क्योंकि हमारे युवा मोर्चे के साथियों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर आभार व्यक्त करेंगे, 2 प्रकार के कार्यक्रम इस दिशा में लिए हैं। एक तो 4 स्थानों पर हम बड़े अपने युवा सम्मेलन और आभार रैली के रूप में करेंगे, जिसमें 1 तारीख को हल्द्वानी में एक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। उसके बाद जिस दिन ये विधेयक कानून बनेगा, विधानसभा के अंदर भराड़ीसैंण में आएगा, उसी दिन श्रीनगर में हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ सभी जनपदों में, हमारे प्रत्येक मंडल में हमारे युवा मोर्चे के साथी युवाओं के साथ मुख्यमंत्री का आभार की रैलियां हर मंडल में निकालें। ये उसका एक अमृत स्वरूप अभी तक बना है। अब खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सुभाष नगर और अपर बाजार में भूधसाव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है और प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। उन्होंने कहा है कि भूधसाव के कारण जिन भवनों में अत्यधिक दरारें निकलकर आई हैं, उनको खाली कराते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और जो लोग किराए पर जाना चाहते हैं उन लोगों को 6 महीने तक किराए भी दिया जाएगा। दरअसल कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भूधसाव से 28 भवन प्रभावित हुए और सुभाष नगर और अपर बाजार कर्णप्रयाग में भी कुछ भवनों में दरारें सामने आई। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और भवनों में दरारों की मॉनिटरिंग के लिए क्रेकोमीटर लगाया जाए और सर्वे टीम के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया जाए। प्रभावित लोगों को एसडीआरएफ की मदद से राहत राशि वितरण की कार्रवाई भी अब की जा रही है। आपको जैसे कि पता है कि कर्णप्रयाग में किस तरीके से कई घरों में दरार आई है और इसे लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जितनी मेहनत से जब घर बनाया जाता है और इस तरीके की दरार आ जाए, घर खराब हो जाए तो क्या बीतती है आप बेहतर समझ सकते हैं। और इसे लेकर अब भूधसाओं से प्रभावित लोगों के लिए लगातार सरकार मदद कर रही है और अगर वो लोग किराए पर रहना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का जो किराए का पैसा है वो भी प्रदान किया जाएगा। आपको बताएं कि लगातार क्रेकोमीटर भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और सर्वे टीम के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। लगातार इसके आदेश भी दिए जा रहे हैं कि सर्वेक्षण अच्छे से हो और साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनकी मदद से राहत राशि वितरण की कार्रवाई अब उत्तराखंड में चल रही है। जिन क्षेत्र में लोगों के घर में दरार आई है उन क्षेत्रों में लोगों को शिफ्टिंग करने का काम चल रहा है और साथ ही उन्हें राहत राशि भी प्रदान की जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में जो बहुगुणा नगर एरिया है, वहाँ पर कुछ मकानों में पिछले कुछ टाइम में दरारों की खबरें आ रही थी, तो उसके क्रम में पहले भी आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। शासन से भी एक संयुक्त टीम गठित हुई है जो भूधसाव के कारणों का पता लगाएगी और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं और अगर विस्थापन किया जाना है उस संबंध में सुझाव देगी। तो उसी क्रम में एक प्रारंभिक रूप से एक परीक्षण करने हुए आज हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया और इन जो भी हमें अनुभव है उसको हम अपने सुझावों में शासन को प्रेषित करेंगे। देखिए, समस्या गंभीर है। पिछले कुछ समय से आज हमने देखा और इससे पहले भी मैं देखते गया था, काफ़ी मकानों में दरार हैं और कुछ मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं हैं। तो आज हमने एक संयुक्त निरीक्षण भी किया है, इसकी रिपोर्ट शासन को जाएगी और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर अंदर एक जो शासन के द्वारा जो पूरा सर्वेक्षण कर्णप्रयाग नगर के लिए जो टीम बनाई गई है 8-10 लोगों की, वो आकर के सर्वेक्षण करेगी और जो रिपोर्ट उनकी आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो मकान ऐसे हैं जो रहने की स्थिति में नहीं है तो हम लोग शासन से आग्रह करेंगे कि प्री फैब्रिकेटेड जो हाउसेज हैं वो इनके लिए यहाँ पर निर्मित किए जाए, ताकि कुछ ऐसे परिवार जो रहने लायक स्थिति में नहीं है जिनके मकान, वो वहाँ पर। अब खबर चमोली से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल दौरे पर है। अपने भ्रमण के दौरान थराली पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवाल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वाण स्थित लाटू धाम को रवाना भी हुए, जहां लाटू देवता की पूजा अर्चना करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वाण की जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने देवाल से वाण तक सड़क मार्ग के विस्तारीकरण और के साथ ही इस खस्ता हाल मोटर मार्ग पर डामरीकरण की मांग की है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि वे देवाल वाण मोटर मार्ग को केंद्रीय सड़क से सम्मिलित करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से बात करने वाले हैं। तो ये दौरा अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हुआ, जहां उन्होंने लोगों से सीधे संपर्क किया और गढ़वाल दौरे के दौरान उन्हें जिस तरीके से लोगों ने समस्याएं सुनाई कि किस तरीके से रोड की वहां पर समस्या है, तो उन्होंने बोला है कि इसे लेकर वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत करेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं तो मेरा स्वभाव है, मैं थोड़ा सा भ्रमण प्रेमी हूँ और इस दौरान जो काम मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए और जिन गांवों पर थोड़ा हमने फोकस किया था, उसका परिणाम भी मैं देख रहा हूं कि उसके क्या परिणाम आए हैं। आज हम लोग इधर जो बाण का जो क्षेत्र है और ये जो गांव है घेर शिमनी, यहाँ आने का प्रोग्राम था और एक सैनिक ग्राम जो सवाड़ जो सैनिक ग्राम के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र का मेरा आज का एक भ्रमण का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं और जो काम किए गए उनका भी मैंने निरीक्षण किया है और लोगों की जो समस्या है, लोग अपने पत्र दे रहे हैं, चिट्ठियां दे रहे हैं, जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं उनको मैं सरकार को अवगत कराऊंगा। तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के आह्वान को भी समर्थन करेगी। तो वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त होने वाली है। इसी दिशा में उद्योग समूह के लोग भी आगे आए हैं और उनका ये कहना है कि कुछ उद्योगों ने वेस्ट से एनर्जी बनाने का अभियान भी शुरू किया है, इससे कि देवभूमि प्लास्टिक मुक्त हो सकेगी। तो वहीं पर्यावरण सचिव ने आगे बताया कि विभाग भी ये योजना तैयार कर रहा है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। इस दिशा में काम अब जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक मुक्त भारत एक अच्छी योजना हो सकती है और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने की जो कवायद है वो अब तेज होती जा रही है। और देवभूमि में किस तरीके से प्लास्टिक मुक्त देवभूमि बनाई जाए, इस पर जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात का स्वयं ये कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाना है। जो हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत उनको जैसे प्रोड्यूसर्स है, इंपोर्टर्स है, ब्रांड ओनर्स है, इनफैक्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ईपीआर का वेबसाइट है, उस ईपीआर के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज है, इनका संचालन हो सकता है। तो पिछले कई माहों में इसमें साइट को लेकर दिक्कत आई थी। उसके बाद हमें ये लगा कि एक स्टेट लेवल में वर्कशॉप करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को बुलाया जाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए। उस दिशा में आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 40 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। न कि उनके द्वारा फिजिकली यहाँ पे भाग लिया गया, बट ऑनलाइन के तौर पर लगभग 1000 लोगों के द्वारा आज का ये इस कार्यशाला में प्रतिभा किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के ईपीआर रजिस्ट्रेशन के तहत काफी संवेदनशील है और प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है,
ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान खासीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े। अब खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बन रही सड़क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सड़क निर्माण में कई खामियां भी पाई है। उन्होंने बताया कि इंटरलॉक टाइल्स के बीच में काफी गैप है और सड़कों के किनारे सीमेंट नहीं भरा है। साथ ही उन्होंने सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मौके पर विभागीय अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से सड़क की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि प्रॉपर्टी डीलरों के लिए, इसलिए आबादी वाले क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने सड़कों को पुनः उखाड़कर गुणवत्तापूर्वक कार्य करने तक ठेकेदारों की पेमेंट रोकने के निर्देश दिए हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 44वीं गिरफ्तारी अब कर ली है और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम भूपेंद्र जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है। वांछित चल रहे इस अपराधी को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताएं कि भूपेंद्र जायसवाल को, जिसने प्रिंटिंग प्रेस मालिक और सादिक मूसा को मिलवाया था और इस पूरे मामले में बहुत अहम इसने रोल निभाया था, जिसके एवज में भूपेंद्र को 5 लाख रुपए भी मिले थे। इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर मानी जा रही है और एक अहम गिरफ्तारी के तौर पर देखी जा रही है और साथ ही एसटीएफ इस पर भी अब गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपको जिस तरीके से पता है पेपर लीक मामले में लगातार अब जो है छानबीन चल रही थी, पड़ताल चल रही थी और अब इस बीच एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 25,000 का इनामी आरोपी भूपेंद्र गिरफ्तार हुआ, जिसने 5 लाख रुपए मिले थे ये काम करने के लिए और ये 44वां अभियुक्त है जो इस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ है। ये रूपेंद्र जायसवाल है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ में था। जो 5 दिसंबर 2021 में जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें आरएमएस सॉल्यूशन जो कि पेपर को प्रिंट करते हैं कंपनी, उसके ओनर जो राजेश चौहान है, जो अभी मुख्य अभियुक्त है हमारे और जेल में अभी निरुद्ध हैं, तो उन्हीं के कोई जो कंपनी का व्यक्ति है, कोई कसान और सादिक मूसा, जो इसको जानता है, सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर। तो ये इसकी भूमिका थी मुख्य रूप से और अभी जो है इसके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी तब से ही और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है और अभी कल जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से। इसकी और क्या कहा कि ये पुलिस वाले भर्ती में भी है और कुछ इसका बैकग्राउंड क्या है? इसमें हाँ, ये अन्य अभी इसमें पूछताछ कर रहे हैं और विजिलेंस वाला जो एक मामला है उसमें भी संभवतः इसका कुछ रोल है और वो लोग अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं अब खबर रामनगर से है, जहां सभा भवन में भाजपा नगर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम कार्य समिति संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य वक्ता तरुण बंसल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और साथ ही नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधन दिया। वक्ता तरुण बंसल ने बताया है कि पार्टी का लक्ष्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है और उन्होंने इस लक्ष्य को पूर्ण बहुमत के साथ हासिल करने की बात करते हुए कहा है कि साल 2023 में उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको ये भी बताएं कि नगर पालिका चुनाव में आज तक अध्यक्ष पद पर भाजपा जीत नहीं दर्ज कर पाई है, जिस पर उन्होंने कहा है कि इस बार कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया है कि इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद पर पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जिसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव भुलाकर पार्टी हित में कार्य करने की अपील भी की है।
16-17 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई, उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति हुई और हमारी कल तक 20 तारीख तक सारे जिलों की, पूरे प्रदेश के मंडलों की कार्य समितियाँ संपन्न होनी है। इसमें एक एजेंडा होता है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से आता है, उसको हम प्रदेश, जिला और मंडल तक पहुँचाते हैं और कार्यकर्ताओं को उनको रीति नीति और हमारे आने वाले जो चुनाव हैं 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि नया गठन हुआ होता है। नए गठन में हमारे नए अध्यक्ष, नए मोर्चों के अध्यक्ष, नए पार्टी पदाधिकारी बनते हैं, तो उनके बीच में पार्टी की रीति और नीति पहुँचे और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रचना भी उन तक पहुँचे, इसलिए कार्य समितियाँ करी जाती हैं। हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें 365 दिन कार्यकर्ता देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करता है, तो उसी में मध्य हमारी कार्य समितियाँ होती हैं जिनमें हम आगे के कार्यकलापों को कहते हैं। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में किस तरीके से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और पार्टी का लक्ष्य है कि 2024 में प्रचंड मतों से जीत जो है वो हासिल हो सके। और इसकी कोशिश अब भाजपा नगर मंडल की कार्य समिति के द्वारा हुई, जहां ये बैठक हुई है और 2024 को लेकर पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। तो वहीं अब खबर खटीमा से है, जहां बनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आई थी। जी हां, मेला सुरक्षा प्रभारी प्रियांशु जोशी द्वारा बाहर से ड्यूटी पर आए समस्त पुलिसकर्मियों की बैठक ली गई और बैठक में जोशी द्वारा सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था की नियमावली जो थी वो समझाई गई और साथ ही साथ सभी लोगों को आदेश भी दिया गया कि आप सभी लोग अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हुए मेले को सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही पुलिस द्वारा मेले में आ रहे सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन किया गया कि शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग दिए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अगर मेले में हुड़दंग मचाता हुआ पाया गया या किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से अब नशे पर जो एक्शन उत्तराखंड में लिया जा रहा है वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि अब राज्य में नशा मुक्ति को लेकर बेहद जो पुलिस है, प्रशासन है, वो सख्त नजर आ रहा है। चक्करपुर वाला मेला अच्छा चल रहा है और इसमें जो हमारे पास पुलिस फोर्स है वो भी पर्याप्त है और इसमें हमने जो पुलिस की ड्यूटीज हैं उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो ट्रैफिक, क्योंकि मेला हाईवे के दोनों तरफ लगा हुआ है तो इसलिए हमने हाईवे के दोनों तरफ बैरियर लगा रखे हैं और बैरियर पे हमने फोर्स को लगा रखा है ताकि जो ट्रैफिक आ रहा है टनकपुर से आ रहा है या टनकपुर की ओर जा रहा है तो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको वो नियंत्रित करके आगे बढ़ाएं, जिससे दुर्घटना के चांस कम रहेंगे। दूसरा, हमने मोबाइल टीम लगा रखी हैं जो मेला क्षेत्र और जो मेला क्षेत्र के जो आउटर वाला हिस्सा है उसमें भी लगातार गश्त। तो वहीं चमोली में 1 रैंक 1 पेंशन में आ रही विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने प्रदर्शन किया है और थलारी के देवाल तिराहे से लेकर तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च करके अपना विरोध जताया है। जी हां, सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मांग यहां की गई और पूर्व सैनिक संगठन ने तहसील परिसर में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। उनकी ये मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ अधिकारी वर्ग को ही मिल पा रहा है, जबकि जेसीओ रैंक से नीचे पेंशन स्कीम में काफी विसंगतियों को देखने में मिल रही है, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द सरकार को अब करने की मांग यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है। किस तरीके से जेसीओ रैंक पर लोगों की ये मांग है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि पूर्व सैनिक किस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन योजना पर भड़के हुए नजर आए और ये प्रदर्शन पूर्व सैनिकों का देखने को यहाँ पर मिला है। पूर्व सैनिक लीग पिंडर घाटी यहाँ पर OROP 2 का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पेंशन में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमारा एक जुलूस है, जिसमें कि पूरे जोश के साथ पूर्व सैनिकों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया।
इस थराली ब्लॉक अजय भारतवर्ष में ये विरोध मनाया जा रहा है। वहीं हम भी यहाँ पर माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन हम भारत सरकार को देना चाहते हैं, जिसमें हमारी OROP एक रैंक एक पेंशन के अंदर कई अनोमलीज हैं, कई विसंगतियां हैं, जो अफसर्स और जीएसओज वार के अन्य रैंक के बीच में भेदभाव किया गया है। हम उसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे कई ऐसे रैंक हैं जहां पर जिनको अभी तक भी कुछ नहीं मिला है। अब खबर रामनगर से है, जहां महाशिवरात्रि के दूसरे दिन नगर और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि ग्राम पिशरी पेड़ू मदारा, ग्राम ठिकोली और साथ ही बाल सुंदरी माता मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ की गई और लट्टा महादेव के कनकैया बाबा मंदिर में भी 10वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करके पुण्य की भागीदारी निभाई है। तो वहीं पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन पूरे दिन चलता रहा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे और ये जो भंडारे का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहा। आज से 10 साल पहले मैं यहाँ रामनगर में लट्टा महादेव की सेवा में रहता आ रहा हूँ और जो भी निर्माण कार्य आप देख रहे हैं स्वयं मैंने अपने हाथों से किया है, अपने बच्चों के सहयोग से। और 10वां ये विशाल भंडारा भी चल ही रहा है आप लोगों के सबके सहयोग से, और हमारे भक्तगण हैं उनका सबका सहयोग रहता है। इस कारण महादेव की भंडारा करा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ आयोजन में सम्मिलित हुए हैं और भगवान शिव की कृपा से ये भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और ऐसे ही हमारे लट्टूदेव महादेव के यहाँ पे जो भंडारा हो रहा है इससे भी 4 गुना भंडारे कराए और जगह जगह रामनगर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कृपा भोलेनाथ की बनी हुई है। भगवान उन्हें दिन दुनी रात चौनी तरक्की करे। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में तय, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।